नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में अब कलाकारों और साहित्यकारों को टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं जहां फेमस सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान अचानक से कुछ उपद्रवी कार्यक्रम स्थल पर घुस पड़े, जमकर पत्थरबाजी हुई है और बवाल इतना ज्यादा हुआ कि जेम्स के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। तो बवाल की तो खबरें है और हिंदुओं पर अत्याचार भी लगातार हो रहा है और हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसको लेकर अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, अब बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और कुल मिलाकर चारों तरफ से मोहम्मद यूनुस ही कैसे फंसे हैं आपको बताएंगे। ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, एक बार फिर से हमले की खबर सामने आ रही है। अब कलाकारों को टारगेट किया जा रहा है। क्या इस तरह की हिंसा, उपद्रवी ये शांत होंगे या ये बवाल बढ़ता जाएगा? देखिए, जब भीड़ आवारा हो जाए तो फिर उसके बाद सड़कों पर इसी तरीके के कारनामे होते हैं और भीड़ जब जिहादियों की शक्ल में हो तो उसके बाद तो पराकाष्ठा पार कर जाता है हिंसा का। और वही बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से यूनुस ने पूरे फॉर्मेट बनाए और जिहादियों को संरक्षण दिया, जमातियों को संरक्षण दिया, छात्र आंदोलन के नाम पर जिहाद को बढ़ावा दिया है, उसके बाद तो अब अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी ही इस डिस्टरबेंस को रोक सकती है। पहले हिंदुओं पर हमला हो रहा था तो उसके समय ये पूरा वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी देश, ये चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहा था। उसी तरीके से जैसे दशकों से भारत में आतंकवाद है तो उसको आतंकवादी कहने के बजाय एक्सट्रीमिस्ट कहता है। ये पूरा वेस्टर्न मीडिया उसको अलगाववादी कहेगा, अतिवादी कहेगा, लेकिन आतंकवादी नहीं कहेगा। यही सिडनी में अगर हमला होता है तो उसको सीधे टेररिस्ट अटैक बोलता है, कश्मीर में हमला होता है एक्सट्रीमिस्ट अटैक बोलता है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट इसको बोलता है। लेकिन अब इन लोगों को भी पता चलने लगा है कि जिहादियों को संरक्षण दोगे तो तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे। जैसे पश्चिमी देशों में, अमेरिका में लगातार अटैक हो रहा है, तब ट्रंप का दिमाग खुला कि नहीं नहीं, अब हमें भी जिहादियों के खिलाफ अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा। बांग्लादेश में यही हो रहा है और इसलिए पहले तो भारत अकेले मोर्चा संभाले हुए था, अब पूरे पश्चिमी देश, क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट्स, सबको सामने आना पड़ेगा क्योंकि तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे। इन जिहादियों के चंगुल में तुम भी फंसोगे। और तभी ये जेम्स के कंसर्न पर जो अटैक हुआ है उसके बाद पूरे पश्चिमी देश, यूरोप के देश और साथ ही अमेरिका एक्टिवेट हुआ। भारत से भी बातचीत चल रही है कि नहीं, अब तो बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार चाहिए जो इन लोगों पर कंट्रोल कर सके। ये देखिए क्या चीजें बदल चुकी है। जिस बात के लिए शेख हसीना को सजा दी गई, ये मौत की सजा दे रहे हैं, उसकी पार्टी के ऊपर बैन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेख हसीना की सरकार में इसी तरीके से जिहादी अटैक हुआ और उन्होंने गोलियां चलवा दी, कुछ लोगों की मौत हो गई। जिसे छात्र कहा जा रहा था, ये छात्र हैं या फिर जिहादी मानसिकता वाले संगठन के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आज भी बांग्लादेश की सड़कों पर खूनी जंग कर रहे हैं, हर जगह अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर जला रहे हैं, घर जला रहे हैं, उनको जिंदा जला रहे हैं। और अब ईसाइयों के खिलाफ भी वही व्यवहार उनका रह रहा है। तो वो जो भारत में संरक्षण दिया गया शेख हसीना को, इसलिए दिया गया क्योंकि अगर शेख हसीना बांग्लादेश में थी तो वहां पर स्थितियां कंट्रोल में थी, क्योंकि उनको लगता था कि बांग्लादेश को हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बांग्लादेश को अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे, न ही इराक, सीरिया और ईरान बनने देंगे। इसीलिए वो सेकुलर तरीके से बांग्लादेश की सरकार चलाती रही। और जब इन लोगों ने, कट्टरवादी संगठनों ने सब साथ मिलकर शेख हसीना के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, उनकी सरकार को उखाड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने गोलियां चलवाई। ये गोलियां नहीं चलनी चाहिए थे, सिर्फ इन लोगों को मार मार कर ही सुधारा जा सकता है, ये शेख हसीना जानती थी। लेकिन जब सेना ने साथ देना छोड़ दिया, जब पुलिस उसके साथ खड़ी नहीं है, तो उस स्थिति में उनको देश छोड़ना पड़ गया। अब यही भारत सरकार कह रही है कि भारत सरकार का कहना है कि बांग्लादेश के आवाम जनता के साथ हम हैं,
लेकिन आवाम के साथ है तो अवामी लीग के साथ भी हैं। वहां पर चुनाव की घोषणा तुमने कर दिया और उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टियों पर बैन लगाते रहोगे तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा? ऐसे भी टू पार्टी सिस्टम रहा है बांग्लादेश के अंदर भी, और टू पार्टी सिस्टम में एक पार्टी बीएनपी एक्टिवेटेड है, उसके समर्थक सड़कों पर आए हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग रहमान का स्वागत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अवामी लीग पर तुमने प्रतिबंध लगा रखा है, उसके पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, उसकी सबसे बड़ी नेता शेख हसीना को सजा दे दिए हो, वो वापस नहीं आ सकती, तो फिर चुनाव क्या एक पार्टी का होगा? जो आरोप तुम लोगों ने पहले लगाया कि नहीं इनडायरेक्टली अवामी लीग किसी तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट करती है, यही बात राहुल गांधी कहता है। जानबूझकर नो डाउट अवामी लीग को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन कल जिस तरह से रणधीर जायसवाल ने कहा और अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, निष्पक्ष चुनाव की जो बात कही जा रही है, क्या फरवरी में चुनाव से पहले क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि अवामी लीग पर जो बैन लगा है उसे हटाने की नौबत मोहम्मद यूनुस को पड़ सकती है? बिल्कुल यही बात भारत का कहना है, और भारत अगर कह रहा है, भारत की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट भारत को मिला है, और ये आवाज यूएन में भी उठेगी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश वैसा नहीं है जैसे अमेरिका और पाकिस्तान है। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, और बॉर्डर इलाके में अगर दूसरे देश के अंदर अस्थिरता पैदा होती है तो भारत के लिए शरणार्थियों को शरण देने की समस्या आ जाएगी, जैसे 1971 में हुआ था। उस समय भी ऐसी स्थिति थी, लगभग यही स्थिति थी, लेकिन उस समय बांग्लादेश की आजादी के नारे लग रहे थे, शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों को जेल में डाला जा रहा था, जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे थे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था पाकिस्तान की फौज, और यही जियाउल हक जैसे लोग, जिसकी बीबी खालिदा जिया और जिसका बेटा रहमान, ये लोग हैं जो बांग्लादेश पर फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वन पार्टी सिस्टम वाले जगह पर डेमोक्रेसी कैसे आ सकती है? वैसी डेमोक्रेसी तो चीन में भी है कि कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार रहेगी, उसके प्रधानमंत्री, उसके विदेश मंत्री, उसके राष्ट्रपति रहेंगे, तो फिर उसको भी वो अपने तरह से डेमोक्रेसी ही कहता है कि हम एक पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम रखे हुए हैं। क्या बांग्लादेश में वही होगा? क्या यूनुस सत्ता सौंपकर रहमान को और खुद बैठ जाएगा प्रेसिडेंट बनने के लिए, और उसके बाद भारत चुपचाप देखते रहे कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार होता रहे, हम शरणार्थियों की समस्या झेलते रहें, और इसी बीच जिहादियों से लड़ते हुए कुछ लिबरल लोग जो बांग्लादेश के अंदर रह रहा है, वो लाखों की संख्या में फिर बॉर्डर पर आए और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना शुरू हो जाए 1970 की तरह कि नहीं आपको तो शरणार्थियों को रखना पड़ेगा। जैसे पूरा यूरोप, सीरिया के शरणार्थी, अफ्रीका के शरणार्थी, बोको हराम से प्रताड़ित लोग, ये सारे लोगों के शरण स्थल बन गया है, जहां पर फिर से जिहादी अटैक होने लगे हैं। हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है। इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो सही स्ट्रेटजी नहीं बना पाई कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो जितने लोग बांग्लादेश से यहां आए थे उसको डिपोर्ट करने की व्यवस्था उस समय की जाती। अभी तो पहले से आए हुए लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, नए लोगों को हम इस तरह से बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को खासकर, यहां पर जगह नहीं दे सकते। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव हुए, उन्होंने कहा अब बांग्लादेश का चुनाव भारत करवाएगा, भारत की तरफ से होगा बांग्लादेश का चुनाव। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देशों को यह दिखाई पड़ रहा है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है तो उसके बाद वो हमारे साथ आए। अगर उनको दिखाई नहीं पड़ रहा, आंखों पर पट्टी बांध के रखा है, तो फिर अकेले भारत काफी है बांग्लादेश पर अंकुश लगाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए। एक देशों का बयान भी आ रहा है, रूस का भी बयान आ चुका है, वो तो सीधी तौर पर हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ है और भारत के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल आएगा। जो हमारे समर्थक देश हैं उसने तो पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि भारत के साथ हम खड़े हैं, और पुतिन भारत के साथ खड़े रहेंगे, रूस भारत के साथ खड़ा ही रहेगा। लेकिन यूरोप के देश जिसके साथ अभी हमारा बायलैटरल रिलेशन अच्छा है और जिसको लगता है कि हम अमेरिका डोमिनेटेड वर्ल्ड के हाथों में नहीं रहेंगे, हमें ऐसी उभरती हुई ताकतों के साथ भी रहना है जो कि आगे के भविष्य में वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करके कम से कम एक स्टेबल वर्ल्ड बनाए, जिसमें से सही को सही और गलत को गलत कहना शुरू कर दे। ऐसा नहीं कि आप गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के आधार पर दुनिया को बांट देंगे, और जो आपका समर्थक होगा वो अगर आतंकवादियों को शरण दे रहा है, पनाह दे रहा है, उसके यहां टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, तो आप चुपचाप बैठे रहोगे जैसे अमेरिका पाकिस्तान के लिए कर रहा है। और जो
आपके समर्थन में रहेगा तो बैठोगे, आपके विरोध में जाएगा तो उसके खिलाफ बम गिराओगे, जैसे अमेरिका कर रहा है अफ्रीका में, सीरिया में। तो अब वो दुनिया नहीं चलेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और पिछले दिनों उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बात कही है कि ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म का ढोंग रचना छोड़ दो, क्योंकि अब भारत इस पर विश्वास नहीं करता। हम अपने अधिकारों की सुरक्षा, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सहारा की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उस समय भी अमेरिका से सहयोग मांगने नहीं गए, जैसे इंदिरा गांधी निक्सन के पास गई थी। हमने खुद अपने बल पर पाकिस्तान को घुटने टिकवाए। इसीलिए अब बांग्लादेश के अंदर इन लोगों ने जो अति कर दिया है, अति का अंत ही होता है और पाप का घड़ा इसका भर गया। इन लोगों ने अपने तरीके से चुनाव प्रभावित करने के लिए ये सारे हमले किए। बीएनपी के लीडर रहमान को वापस बुलाया, खालिदा जिया की पार्टी को प्रमोट करने की कोशिश की और शेख हसीना की पार्टी, उसके समर्थकों को जेल में बंद कर दिया है। भारत अब बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव के साथ शेख हसीना की पार्टी की वापसी चाहती है। इसलिए बार बार कहा जाता है, भारत की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि हम बांग्लादेश के आवाम के साथ हैं, हम उसके लोगों के साथ हैं। ये सरकार के साथ नहीं है जो कि जिहादियों को संरक्षण दे रही है, न यूनिस के साथ है, नहीं कोई नई सरकार जो बनेगी इन लोगों के समर्थन से उसके साथ है। इसलिए बांग्लादेश का चुनाव तो अब मोदी ही करवाएंगे, ये दिख रहा है। और उसके बाद हसीना की वापसी भी होगी, यानी कि उसकी पार्टी पर जो बैन लगाया हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इसे हटाना पड़ेगा। जो लीडर वहां पर बांग्लादेश में है, अवामी लीग से चुनाव लड़ेंगे, भारत समर्थक सरकार ढाका में बनेगी। ये मोदी ने सोचा है और उसके लिए रणनीति पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और जो पीएम मोदी सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, उसे पूरा जरूर कर लेते हैं, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, यूएन को चिट्ठी भी लिखी गई है और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे मोहम्मद यूनुस की मुसीबत भी बढ़ रही है। अवामी लीग पर तो बैन लगा दिया गया, लेकिन फरवरी में चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है उससे बांग्लादेश की कड़ी निंदा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हो रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द अब ये लगा हुआ बैन भी हट दिया जाए, हसीना की वापसी हो जाए और निष्पक्ष चुनाव का जो प्रेशर है वो मोहम्मद यूनुस को भारी पड़ रहा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।